हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोग। तो अगर आप टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि टीआरई में जो 1 से लेके 3 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और इस समय घटनाचक्र का जो बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंशियंट, मिडाइवल। और आज का पहला क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा का तो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 2 वर्ष बाद 2/3 हमेशा मतलब रिटायर होते जाते हैं। तो देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान किससे बना है? मतलब बजट पारित लंबित होने हेतु निधि जो आवंटन हेतु। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद से संकेतित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यह सरकार वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए। यदि किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो आर्टिकल 116 क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित करके सरकार के लिए एक अग्रिम राशि का मंजूरी दे सकती है। और जो आर्टिकल 116 है, इसमें यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है और इसे ही अनुदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो लोक लेखा समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों की समेत स्थापना की जाती है। देखिएगा कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं और इसका उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं के सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यदि उन लोक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में भी सिफारिश करती है तो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं, तो समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्यय को प्रतिपरीक्षण करती है। समांतर विपक्ष के लोकसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं दे देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी दिया है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा, बी। और ऑप्शन सी दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है इसका कि सर्वोच्च न्यायालय के जो कोर्ट मार्शल है वो अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ये दिया है देखिएगा सेम दिया है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के साथ सुनवाई कर सकता है, इसलिए ये गलत है। ये दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सर्वोच्च सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है संघीय न्यायालय है, यह मानव अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है, इसलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो राज्य सरकार होता है उसका कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक या
अध्यक्ष कार्यकारी राज्यपाल होता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आर्टिकल 154 है उसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो एक उच्च न्यायालय अपना न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है अपने पद की शपथ लेने के बाद से 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 2017 क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है या उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो चलित न्यायालय है इसका मानस पुत्र है यानी मोबाइल कोर्ट किसको कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हा में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किसने किया था। तो APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी बालकृष्ण ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायाधीश का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार न्यायालयों की परिक्रमा सर्वप्रथम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी और इसका शुभारंभ किए थे न्यायाधीश KG बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 352 के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, तो जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस आर्टिकल का प्रयोग कर राष्ट्रपति ये आपातकालीन स्थिति लगा सकती है। मूल संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 352 उसके आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1968 से सशस्त्र विद्रोह पर स्थापित किया गया। और जो आर्टिकल 355 है उसके अनुसार संघ का वह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। 356 के तहत आर्टिकल राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे वह राज्य का शासन इस संविधान के फंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और जो आर्टिकल 360 होता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान या ज्ञात हो जाए कि जिससे भारत और किसी भाग का वित्तीय संकट आने वाला है, तो यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1938 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जो आम चुनाव हुआ था उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। किस ऑप्शन में दिया है देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में 22 है, लेकिन ये पूछा है मूल संविधान में, तो इसलिए 18 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन के द्वारा अब 22 हो गई है। तो याद कर लीजिएगा। और मूल संविधान में पूछेगा, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा था कि भारत संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 18 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 92वें संविधान संशोधन के बाद यह 22 हो गई है। 2003 में हुआ था यह संशोधन। अगला क्वेश्चन है जो CDP और NIS के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था।
तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1800 नहीं 1957 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना, तो NES 1953 में और CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आरंभ हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी। इसके पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 ईस्वी में और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। ब्लॉक, जिला और पंचायत, इसकी बात इन्होंने कही थी बलवंत राय मेहता जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है देखिएगा, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, बड़े देशों के लिए आदर्श। तो ये ए सही है, बी भी सही है, सी गलत है और डी सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और उसका प्रशासन में उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता का परिचायक होता है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श होती है, न कि बड़े देशों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कर जो प्रणाली है सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता जी ने की थी। बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में। देखिएगा इसका ऑप्शन सी में दिया है बलवंत राय मेहता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और इन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी, तो द्विस्तरीय की इन्होंने सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत राज की द्वि संसद 1978 ईस्वी में इन्होंने इसकी गठन किया था। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन है कि 1977 में गठित अशोक मेहता समिति 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिक्रियाओं की प्रस्तुति की थी और जनपद स्तर पर जिला परिषद 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या वाले पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक अधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन और विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या है? एक प्रशासनिक निकाय है। तो इस ऑप्शन में देखिएगा कि दिया है किसमें, ऑप्शन डी में दिया है प्रशासनिक प्राधिकारी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।